नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सर और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज का जो क्लास होगा वह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी पर केंद्रित होगा। आज हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं थी जो उसके अनुप्रयोग हैं उसे पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने SHE पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम बताना चाहेंगे कि जो विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो E0 का निर्धारण हम लोगों ने किया, वह SHE के प्रयोग करके किया गया। और जब इन्हें के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। ये SHE क्या है? ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया जा सकता है। तो अब हम जो विभिन्न इलेक्ट्रोड है उसके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, अगर हम इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं तो हम लिख सकते हैं कि जब इन्हें बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तब जो प्राप्त श्रेणी है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कह सकते हैं। तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। फिर से हम समझने का प्रयास करें। हमने पिछले क्लास में SHE को बताया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह 0 था और उसे एज ए रेफरेंस हम यूज़ करें। और अन्य जो अर्ध सेल होगा या अन्य जो इलेक्ट्रोड होगा उसका हम मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं। अब जब दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हो गया तो उन्हें हम श्रेणीबद्ध करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में जब सजाते हैं तब जो रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कह सकते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं कि जो विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव है उनके मानों को जब हम बढ़ते क्रम में सजाएं तो प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो हम परिभाषा को लिखेंगे, इसे मिटा देते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव
के मान, यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग अपचयन विभव भी कहेंगे, इसे हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो इसके विभव के मानों का जो बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में सजाने पर प्राप्त श्रेणी को बढ़ते क्रम में सजाने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा हो गया इसका। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को बढ़ते क्रम में सजाने पर प्राप्त श्रेणी। तो हम बात कर रहे थे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, यहाँ हम मानक अपचयन विभव भी कहेंगे। यहाँ हम अंडर ब्रैकेट अपचयन लिख सकते हैं। तो हम इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर हमने मानक अपचयन विभव क्यों कहा। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। हम लोग देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम बात कर रहे थे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। अगर सारणी में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसके मान को जो हम प्रदर्शित करते हैं, नीचे जो मेरा गोल्ड है, इसके नीचे हम जो है फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ले कबाका ना मगल जनकर फेकड को निशन है कौन आगे आओ। तो कुछ अपना आप लोग ट्रिक बना लीजिए और इसे याद कर लीजिए। हम देखेंगे यहाँ हम पीबी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से चूंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ये सबसे ऊपर है और ये अभी हम फ्लोरीन को नीचे दिखा रहे हैं और ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो हम लिथियम यहाँ रखे हैं, तो इसका जो मान होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का, वह माइनस में 3.045 वोल्ट। ठीक है। और हमने जिंक का पिछले क्लास में निकाला था -0.76 वोल्ट, और साथ ही हमने कॉपर का भी निकाला था +0.34 वोल्ट। और सबसे नीचे जो है 2.87 वोल्ट, ये प्लस में है। और हाइड्रोजन का तो हम लोग सब जानते हैं, चूंकि ये स्टैंडर्ड है तो इसलिए ये 0.0 वोल्ट। सबका लिखना, सबका याद करना आसान नहीं है, टफ है। एक चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे। हमने जो कॉमन था, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं, जिंक का, कॉपर का, हाइड्रोजन का, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे, इसका वैल्यू हम लोग दे दिए। हम बात करने जा रहे हैं लिथियम की। तो हम जो इसकी अवकारक शक्ति होगी वह सबसे अधिक होगी। हम यहाँ लिख दें अवकारक शक्ति। और साथ ही हम देखेंगे कि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति
ये दो बात हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आगे और आसान हो जाएगा कि हम जो इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर रख रहे हैं इसकी अवकारक शक्ति सबसे प्रबल होगी और जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है वह भी सबसे प्रबल होगी। ठीक उसी प्रकार हम फ्लोरीन का बात करें तो हम इधर लिखते हैं, कट नहीं जाए। हम देखते हैं कि जब वहाँ अवकारक शक्ति सबसे अधिक हुई तो यहाँ ऑक्सीकारक शक्ति सबसे अधिक होगी। ऑक्सीकारक शक्ति और ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति वहाँ सबसे अधिक है, तो यहाँ अवकरण होने की या अपचयन होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो इस दो बात को हम लोग समझेंगे और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, कोई ट्रिक लगाकर इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ें, इसको थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका मान हो गया दिस इज इक्वल टू -3.045। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मैग्नीशियम एल्युमिनियम। अच्छा ठीक है, जिसका वैल्यू हम लिख दे रहे हैं उसके नहीं लिखते। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकेल टीन लेड। फिर हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड फ्लोरीन और गोल्ड से ऊपर वही ब्रोमीन है क्लोरीन है वह सब आ जाएगा। तो हम यहाँ हाइड्रोजन की बात करें ये बराबर 0.0 वोल्ट। ठीक है, और फ्लोरीन का हमने अभी बताया कि +2.87 वोल्ट। बाकी हम मिटा दें, जगह मिल जाएगा। और हमने अभी तुरंत पढ़ा कि जो फ्लोरीन होगा उसका ऑक्सीकारक शक्ति सबसे प्रबल होगी और अपचयन होने की प्रवृत्ति तो इस दो बात को हम ध्यान रखेंगे। अब जो मेरा नया टॉपिक होने जा रहा है वह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताएं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। तो हम लिखेंगे, यहीं रहने दें और कर दें की विशेषताएं। जहां जरूरत पड़ेगा इस चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम विशेषता की बात कर रहे हैं। तो जो पहली विशेषता इसकी हो सकती है कि हमने जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाला वह मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। मान तो समान है लेकिन चिन्ह इसके विपरीत होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सारणी में प्रदर्शित मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। सारणी में
प्रदर्शित मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक अपचयन मानक अपचयन विभव का मान है। और चूंकि जो मान हम देख रहे हैं वह जो वैल्यू है वह तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। सारणी में प्रदर्शित मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान मानक अपचयन विभव के समान है किंतु चिन्ह विपरीत है। हम और क्लियर वे में इस तरीके से समझें कि जो ई नॉट रिडक्शन है दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ जो वैल्यू होगा दैट इज इसके उल्टा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन दैट इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, ये माइनस में। एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखें कि हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था, यहाँ लिख सकते हैं कि जो ई नॉट सेल का वैल्यू निकाला था, तो ई नॉट सेल का वैल्यू किसके केस में, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट जेड एन 2 प्लस का वैल्यू, और दैट दिस इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट जो हम लोग निकाले थे, ये किसका वैल्यू है, तो ये ई नॉट मतलब मानक अपचयन विभव है। यह क्या है, मानक अपचयन विभव का मान है। और ये अगर -0.76 वोल्ट है, तो अगर हम ई नॉट ऑक्सीडेशन का बात करेंगे तो वैल्यू तो सेम होगा लेकिन जो इसका चिन्ह है वो विपरीत होगा। दैट मीन्स यहाँ पर +0.76 वोल्ट होगा। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारणी में प्रदर्शित जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो मानक अपचयन विभव के समान है, किंतु क्या हम देख रहे हैं कि जो चिन्ह हो रही है वह विपरीत हो रही है। किससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन से। तो इसके मान समान होते हैं किंतु चिन्ह विपरीत होती है। तो हम देखेंगे ये पहला जो है, पहला पॉइंट के रूप में हम इसे ले सकते हैं, विशेषताएं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किसके समान होगा, तो मानक अपचयन विभव के समान होगा। ठीक है। और अगर हम किससे कंपेयर करें तो मानक ऑक्सीकरण विभव से। इस बात को यहाँ क्लियर वे में लिखना होगा कि सारणी में प्रदर्शित मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक अपचयन विभव के मान के समान है, किंतु मानक ऑक्सीकरण, या सीधे हम यहां लिखे ना, किंतु ई नॉट ऑक्सीडेशन के मान से विपरीत है। तो अब क्लियर एकदम स्पष्ट हो गया कि जो ई नॉट ऑक्सीडेशन का मान है उसके विपरीत है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम ले, इसमें विशेषता के रूप में क्या ले सकते हैं, तो हम देख रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे नीचे तो मेरा क्या आ गया,
सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो जो इसका मान होगा, यह जो मानक अपचयन विभव है वह बढ़ता है। तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो सबसे अधिक किसका होगा? जो सबसे नीचे होगा यहाँ। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे सेकेंड नंबर, मिटा दें इसे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दूसरा नंबर पॉइंट कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रमानुसार नीचे बढ़ने पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रमानुसार नीचे बढ़ने पर क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड, या सीधे कहें मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक किसका होगा? जो सबसे नीचे है। और सबसे कम किसका होगा? तो ई नॉट रिडक्शन दैट इज इक्वल टू, यहां लिख दें कम और यहां लिख दें अधिक। तो प्लस है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रमानुसार नीचे बढ़ने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। ये दो विशेषता हो गई। एक और विशेषता हम ले सकते हैं इस रूप में कि जो मानक अपचयन विभव है, जो ऋणात्मक मान प्रदर्शित करता है, वह एनोड के रूप में कार्य करता है। हम कैसे, किसके सापेक्ष ले लेंगे? सब तो एनोड के रूप में कार्य नहीं करेगा, लेकिन अगर हम SHE के सापेक्ष देखेंगे तो SHE के सापेक्ष, जहां से हाइड्रोजन है मेरा, इसके ऊपर जितना भी है सबका वैल्यू माइनस में है, और हाइड्रोजन से नीचे जितना भी है सबका वैल्यू प्लस में है। जैसे हमने यहाँ का जो वैल्यू निकाला था वो था प्लस 0.34 वोल्ट, और इससे ऊपर जितना भी है सबका माइनस में है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान, पहले लिख ले हम तीसरा पॉइंट, मानक अपचयन विभव का जो ऋणात्मक मान होगा। ऋणात्मक मान का मतलब क्या? हाइड्रोजन से जो जो ऊपर है, तो जो ऋणात्मक मान है वह प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि SHE के सापेक्ष किस रूप में कार्य करेगा? तो एनोड के रूप में कार्य करेगा, एनोड के रूप में कार्य करता है। और जो धनात्मक मान होगा, ऐसे लिख सकते हैं, तथा कर दीजिए, तथा एनोड के रूप में यहीं से हटाते हैं, तथा इसका धनात्मक मान, तो धनात्मक मान SHE के सापेक्ष, स्पष्ट हो गया, SHE के सापेक्ष कैथोड
के रूप में कार्य करता है। तो हमने देखा कि मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान, तो ये ऋणात्मक मान है, और हम यहाँ श्रेणी से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मान है वह ऋणात्मक है। मतलब SHE के सापेक्ष वह किस रूप में कार्य करेगा? अगर हम SHE से उसको कंपेयर करेंगे तो एनोड के रूप में कार्य करेगा, और वही जो इसका धनात्मक मान है वो, तो इस तरह से 3 विशेषता हो गई। और एक विशेषता हम इस रूप में ले सकते हैं कि जिन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है तो उसे हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, तथा जिनका मान धनात्मक है उसे हाइड्रोजन से नीचे रखा गया। हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा, कौन हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा, और किसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है, किसका मानक अपचयन विभव कम होता है, ये सारी बातें यहाँ निकल करके आई। अब हम जो अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वह है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग की हम बात करेंगे। मिटा दें इसे, लेकिन श्रेणी तो रखना मजबूरी है। हेडिंग करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। आखिर हम इस श्रेणी को कहां कहां अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन के रूप में हम देख सकते हैं कि जो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखा तो सबसे पहला बात जो निकल करके आया कि जो ऑक्सीकरण है तथा ऑक्सीकारक, हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक, अवकारक के जगह पे हम अपचायक कह सकते हैं, जो ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण का आकलन हम इस श्रेणी के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह पदार्थ के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण के आकलन में सहायता करता है। पहला पॉइंट यह पदार्थ के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण के प्रदर्शन में हम कह सकते हैं, या गुण के आकलन में, आकलन में सहायता करता है। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑक्सीकारक और अवकारक या ऑक्सीकारक और अपचायक गुण का पता हम कैसे लगा सकते हैं, कौन मेरा प्रबल अपचायक होगा, कौन मेरा दुर्बल अपचायक होगा। तो अब हम देखेंगे, सिर्फ हम अपचायक गुण की अगर बात करते हैं तो जो मेरा श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो जो श्रेणी में सबसे ऊपर है वह प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि हमने यहां स्पष्ट रूप से कहा कि अवकारक शक्ति जो है सबसे अधिक होती है। तो यहां क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं उदाहरण स्वरूप
लिथियम को हम ले लें तो ये क्या हो गया, प्रबल अपचायक। और दूसरे रूप में लिख सकते हैं तो दुर्बल ऑक्सीकारक। और वही हम यहाँ फ्लोरीन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक। और बीच में जो भी इस श्रेणी के सदस्य हैं, अब अगर कुछ ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, XYZ किया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू हम देख लेंगे कि जो निगेटिव वैल्यू वाला होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से हम जानते हैं कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव है, जो सबसे नीचे है उसका अधिक है, लेकिन रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इधर ऊपर वाले का है। तो हम इसके माध्यम से यह देख पा रहे हैं कि जो भी बीच का सदस्य है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या जैसे भी पूछा जाए, 4-5 सदस्य का नाम लिखा हुआ है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, उसको जैसे पूछा जाए कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, किसका अधिक है किसका कम है, तो वो सारे सवाल का जवाब हम आसानी से दे पाएंगे कि कौन प्रबल अपचायक होगा और कौन दुर्बल अपचायक होगा। तो पहला एप्लीकेशन निकल करके आया कि यह पदार्थ के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण के आकलन में सहायता करता है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो धातु है, धातु की आपेक्षिक क्रियाशीलता इस श्रेणी के माध्यम से पता चलती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि यह धातुओं के आपेक्षिक क्रियाशीलता का आकलन में भी सहायक होता है। यह धातु के आपेक्षिक क्रियाशीलता के आकलन में सहायक होता है। तो चलिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि धातु की क्रियाशीलता। धातु हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, धातु और धातु एक चैप्टर था। तो धातु किसे कहा जाता है, जो जिसमें टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनायन बनाते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप पॉजिटिव चार्ज। तो धातु की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि धातु की क्रियाशीलता, पहले धातु की क्रियाशीलता उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब हम इस श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में हम क्या देख रहे हैं कि जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव का मान अगर निगेटिव हो तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धनायन बनाते हैं और वो अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब तत्वों की क्रियाशीलता अगर फाइनल हम देखें तो जो तत्वों की क्रियाशीलता है इस श्रेणी में जितना नीचे हम जाएंगे उसकी क्रियाशीलता घटेगी। तो तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता विद्युत रासायनिक श्रेणी, सीधे लिखें श्रेणी में नीचे जाने पर घटती है। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि जो यहां विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है और जो नीचे है वह कम क्रियाशील है। धातु की क्रियाशीलता, ना कि हम अधातु की बात कर रहे हैं, हम धातु की क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं कि धातु की जो अपेक्षिक क्रियाशीलता होगी उसका अगर हम आकलन करेंगे तो सबसे अधिक क्रियाशील इधर होगा ऊपर लिथियम पोटेशियम, और सबसे नीचे जो है जैसे सिल्वर गोल्ड फ्लोरीन ये सब कम क्रियाशील होंगे। तो ये मेरा दूसरा अनुप्रयोग के रूप में हो सकता है। पहला तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग नेचर, और दूसरा हम ले सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, धातु की क्रियाशीलता। अब हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करें। आज ले लिया है श्रेणी, हाँ, तो हम तीसरा क्या ले सकते हैं अनुप्रयोग के रूप में। अब हम देखते हैं जो रिएक्शन होता है मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो हाइड्रोजन गैस वो मुक्त करता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो मुक्त करेगा तो यह धातुओं द्वारा अम्लों के हाइड्रोजन मुक्त करने के आकलन में भी सहायता कर सकता है। तो हम किस रूप में लिख सकते हैं, यह धातुओं के अम्लों द्वारा क्या अभिक्रिया, धातुओं के अम्लों द्वारा या हाइड्रोजन मुक्त करने के आकलन में धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करने के आकलन में सहायक होता है। अब हम देखेंगे कि आखिर किस रूप में हम ये कह सकते हैं कि कौन से धातु हैं जो अम्ल से हाइड्रोजन को आसानी से हटा सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर और जिसका मानक अपचयन विभव निगेटिव है तो वो आसानी से अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन
जो भी हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये जो नीचे हैं और जिसका मान क्या है, पॉजिटिव है, तो वह अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां E0 रिडक्शन के ऋणात्मक मान वाले हाइड्रोजन से ऊपर, E0 रिडक्शन के ऋणात्मक मान वाले हाइड्रोजन से ऊपर के धातु आसानी से अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जबकि E0 रिडक्शन पॉजिटिव मान वाले एवं हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व अम्ल से हाइड्रोजन नहीं मुक्त कर पाते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, लिखना पड़ेगा। तो हम ये समझ गए कि जिसका मान निगेटिव है और जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो वह अम्ल से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा, लेकिन जिसका मान पॉजिटिव है और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ये सब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब जो है हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाते। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके चौथे अनुप्रयोग। तीन तो अनुप्रयोग स्पष्ट हो गया और चौथा बहुत ही आसान है कि यह ईएमएफ की गणना में सहायता करते हैं। यह सेल के, हम कह सकते हैं सेल के मानक अपचयन विभव की गणना में सहायता करते हैं। यह मानक अपचयन विभव अंडर ब्रैकेट E0 करते हैं कि गणना करने में सहायक होते हैं। तो बहुत क्लियर है, चूंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हम E0 सेल का वैल्यू निकाल रहे थे फॉर डेनियल सेल, तो हमने देखा था कि E कैथोड के रूप में मेरा था क्या, Cu2 प्लस माइनस हम लिए थे E0 Zn2 प्लस, और हमने वैल्यू जो निकाला था, जो यहाँ मान था मेरा, जो SHE के सापेक्ष हमने प्राप्त किया था, वह था 0.34 वोल्ट माइनस हमने जो वैल्यू था मेरा जिंक का, तो वो था 0.76 वोल्ट, और दिस इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यह मानक अपचयन विभव की गणना में भी सहायता करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज से यह भी आकलन हो सकता है
कि जो सेल का निरूपण गलत है। अगर ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव आ रहा है, जैसे हमने यहां देखा पॉजिटिव मान है, तो हम समझ सकते हैं कि जो निरूपण हुआ है वह सही हुआ है। और अगर मान ऋणात्मक आ जाए, इसका मान अगर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब कि हमने जो इस सेल का वैल्यू कैलकुलेट किया है वह गलत किया है। तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी द्वारा क्या आकलन, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो रेडॉक्स रिएक्शन की प्रक्रिया जो हो रही है, वह रेडॉक्स की प्रक्रिया स्वतः हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी आकलन इस श्रेणी के माध्यम से कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो विद्युत रासायनिक सेल है वह एक प्रकार का रेडॉक्स सेल है, उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होते रहती है, सतत होते रहती है। और अगर सतत हो रही है अभिक्रिया तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हम देखेंगे कि इससे जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह चल रही है कि नहीं, इसका भी आकलन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ई नॉट का मान पॉजिटिव आ जाए, ई नॉट का मान अगर पॉजिटिव आ जाए, दैट मीन्स कि ई नॉट का मान जो कैथोड के लिए है वह अधिक होना चाहिए एनोड से। हम नहीं समझ पा रहे, फिर से हम समझेंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया के स्वतः होने का भी आकलन करने में सहायक होता है। पहले हम लिख लें, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के स्वतः होने के आकलन में भी सहायक होता है। जो ई नॉट रिडक्शन होगा उसका मान हमेशा ई नॉट ऑक्सीडेशन से अधिक होगा। अगर ये मान अधिक है, कहने का मतलब कि ये जो कैथोड है, यहां पर एनोड है, तब हम समझेंगे कि जो ई नॉट रिडक्शन है इसका मान पॉजिटिव है। और ये मान पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह स्वतः चल रही है। तो एक और पॉइंट हम यहां ले लें और क्लियर हो जाएगा 6 नंबर करके, कि कौन सा अर्ध सेल कैथोड बनाएगा और कौन सा अर्ध सेल एनोड बनाएगा, इसका भी आकलन इस श्रेणी से किया जा सकता है। इस श्रेणी से यह भी आकलन किया जा सकता है कि कौन एनोड बनाएगा, मतलब जो हम दो अर्ध सेल को जोड़ करके जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, तो जो अर्ध सेल है कौन अर्ध सेल एनोड एवं कौन कैथोड बनाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि यह भी आकलन इस श्रेणी से स्पष्ट हो जाता है, चूंकि हम देखते हैं कि जिसका ई नॉट का मान, ई नॉट रिडक्शन का मान अगर पॉजिटिव है तो वह क्या बनाएगा, वह कैथोड बनाएगा। और जिसका नेगेटिव है वह
एनोड बनाएगा। तो हम कैथोड एनोड का भी जब पता कर लिए तो हम हमेशा देखेंगे कि अगर मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव होता है, तो हम देख रहे हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह स्वतः संचालित हो रही है। तो इस तरह से हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग को पढ़ा। एक अनुप्रयोग और भी हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा धातु के विस्थापन का भी आकलन किया जा सकता है। 7 नंबर दिया जाए ना। इसके द्वारा धातु के विस्थापन का आकलन भी किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह कम रिएक्टिव वाले धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे बहुत आसान रिएक्शन हम लोग क्लास 10 सब में भी पढ़ चुके हैं कि अगर Zn है और CuSO4 है तो हम देखते थे कि क्या हो जाता था, ZnSO4 प्लस Cu। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो हम समझते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके सभी तथ्यों को हम लोग बारीकी से समझें, उसकी विशेषता को समझें, उसके अनुप्रयोग को समझें, तो सारा कुछ स्पष्ट हो गया होगा। आप इसी प्रकार से बने रहें। आज इतना ही। जो बात समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और साथ ही पुनः इस वीडियो को जब आप रिपीट करेंगे तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। हम समझते हैं यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।